हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। आज शुरू करेंगे साइकोथेरेपी की इफेक्टिवनेस के बारे में। इफेक्टिवनेस मींस इससे कितना फर्क पड़ता है लोगों की हेल्थ में और कितनी इम्प्रूवमेंट आती है। इससे पहले इन्होंने ये बात करी हुई है यहाँ पे कि शुरू में तो जैसे लोग जो है साइकोथेरेपी के लिए जाते ही नहीं थे, उनको बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग लगता था। उनको लगता था कि अगर वो किसी को बताएंगे कि वो थेरेपी ले रहे हैं तो लोग उन्हें पागल या और डिफरेंट तरीके से देखेंगे और उनको सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो पहले तो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ से डर डर के मतलब पहले तो जाते नहीं थे। अब थोड़ा सा ये है कि लोग थोड़े ओपन अप हो गए हैं, वो जाना शुरू कर दिया है उन्होंने थेरेपीज के लिए, बट स्टिल दे डोंट टॉक टॉक अबाउट इट विद एनीबडी, मतलब किसी से बात नहीं करते हैं इस बारे में। लेकिन फिर भी अब ऐसा है कि लोग अपनी आप को मेंटली भी बैलेंस्ड और स्टेबल बनाने के लिए कोशिश करते हैं कि वो थेरेपी में जाएं और कोशिश करते हैं कि वो साइकोलॉजिकल वेलनेस को भी उतना ही इम्पोर्टेंस दें जितना वो फिजिकल वेलनेस को देते हैं। तो इसीलिए साइकोथेरेपी की इफेक्टिवनेस के ऊपर जो है बात हो रही है कि अब जैसे लोगों का अगर इस पे ट्रस्ट बिल्डअप हो रहा है तो क्या मतलब इसकी इफेक्टिवनेस है कहीं ना कहीं। क्या ये एक्चुअली में लोगों को हेल्प करती हैं थेरेपीज, इसीलिए इतना ज़्यादा जो है लोग इसमें अब इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और उनको एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि अगर हम थेरेपी लेंगे तो हमें हेल्प होगी। तो यहाँ पे एक इन्होंने मार्टिन सेलिगमैन की बात करी हुई है जो अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। और उन्होंने ये कहा था कि पार्टिसिपेंट्स जो थेरेपी लेते हैं वो भी काफ़ी इम्प्रूव करते हैं। जैसा कि एफिकेसी स्टडीज में देखा गया, एफिकेसी स्टडीज क्या होती है, जो स्टडीज होती है उन लोगों के बारे में जिन्होंने थेरेपी ली है, ये देखने के लिए कि थेरेपी जो है वो कितनी इफेक्टिव रही है। तो सेलिगमैन कह रहे हैं कि हाँ, हमें ये जो एविडेंसेस हैं वो मिलते हैं इस बारे में कि एफिकेसी स्टडीज के थ्रू कि लोगों को जो है हेल्प मिली है थेरेपी से, ट्रीटमेंट से। बट स्टिल कह रहे हैं कि इसमें कहीं ना कहीं एक ड्रॉबैक ये है कि जो चीज़ सुनने में आती है या जो हमारी स्टडीज में नजर आती है वो रियल वर्ल्ड में इतनी ज्यादा नहीं दिखती है। मतलब आपकी जैसे होता है ना, थ्योरेटिकली कुछ और लिखा होता है और रियलिटी में कुछ और होता है। तो सेलिगमैन ये कह रहे हैं कि एफिकेसी स्टडीज में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें लिखी गई हैं। ये लिखा गया है स्टडीज में कि बहुत इफेक्टिव होती हैं इस तरह की थेरेपीज, पर वो रियल लाइफ में ऐसा देखा नहीं गया है। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल इफेक्टिव नहीं होती है, बट स्टिल इतना ज्यादा उसका रियलिटी में इतना ज्यादा जो इफेक्टिवनेस है वो नहीं नजर आती है। क्योंकि देखो थेरेपी जो होती है वो नेचुरल कंडीशंस में नहीं होती है, वो होती है एक कंट्रोल कंडीशंस में। आपको पता ही है कि थेरेपीज के लिए हम एक काउंसलर के पास जाते हैं और वो हमारी एक नेचुरल कंडीशन ना होके एक हमारी एक लैब टाइप का एनवायरनमेंट हो सकता है या क्लिनिक टाइप का एनवायरनमेंट हो सकता है जहाँ पे हमारी थेरेपीज होती है। तो वो रियल लाइफ में क्या वो चीज़ इतनी इफेक्टिव होती है? For instance, in efficacy study, psychotherapy continues for a fixed number of sessions, but in actual practice, this is rarely the case. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि एफिकेसी स्टडी में जैसे दिखाते हैं कि कुछ पर्टिकुलर डेज के लिए थेरेपी हुई, कुछ पर्टिकुलर आवर्स के लिए हुई, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंप्रूवमेंट हुई, इस तरह से हम पढ़ते हैं। पर रियलिटी में क्या होता है, वो थेरेपी उनकी चलती ही रहती है जब तक उनके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आती है। और एफिकेसी स्टडीज में ये भी देखने को मिलता है कि एक ही तरह की थेरेपी यूज करी, जैसे कॉग्निटिव थेरेपी का यूज किया या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज करा ट्रीटमेंट के लिए। बट इन रियल लाइफ में क्या होता है कि जो थेरेपिस्ट होता है ना उसको कई बार एक असॉर्टेड बहुत ज्यादा मिक्स्ड थेरेपीज यूज करनी पड़ती है। मतलब जो चीज हेल्प करे पेशेंट को ट्रीट करने में उसको वो सारी चीजें यूज करनी पड़ती है। कई बार एक चीज काम नहीं करती है तो वो दूसरी हेल्प ले लेता है दूसरी पर्टिकुलर थेरेपी की। तो जैसे मान लो हिप्नोसिस का यूज कर लिया, साथ में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का यूज, कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। तो वो चीज एफिकेसी स्टडीज में हाईलाइट नहीं की जाती है कि इसमें एक से ज्यादा थेरेपीज एक साथ यूज करी गई हैं उस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए। फिर सेलिगमैन ये कंक्लूड कर रहे हैं कि एफिकेसी स्टडीज डू नॉट नेसेसरी टेल अस वेदर अ गिवन फॉर्म ऑफ थेरेपी सक्सीड्स अंडर नेचुरल कंडीशन। तो वही बात है कि उन स्टडीज से हमें ये नहीं पता चलता है कि नेचुरल कंडीशंस में भी क्या इतना ही ये इफेक्टिव होंगी। हमने कंट्रोल कंडीशन में, क्लिनिक में, लैब में जो भी हमने थेरेपी करी है, क्या अगर वो अपनी रियल लाइफ सेटिंग्स में जाता है तो क्या वो उस चीज का इफेक्टिवनेस नजर आएगा? तो ये जो रियल लाइफ में जो इफेक्टिवनेस, रियल लाइफ सेटिंग्स में जो इसका नेचुरलिस्टिक कंडीशंस में जो इसका वो है इफेक्टिवनेस, उस चीज का पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही एक स्टडी और करी गई थी। एक कंज्यूमर रिपोर्ट्स करके एक मैगजीन है, उन्होंने ना सर्वे किया था काफी सारे लोगों का।
और उसमें सर्वे में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे लोगों से, एक पूरा क्वेश्चनेयर था और उनके सब्सक्राइबर्स थे अराउंड 1,80,000 सब्सक्राइबर्स थे। तो उस सर्वे में उन्होंने रीडर से ये पूछा था वेदर दे हैड सॉट हेल्प विद एन इमोशनल प्रॉब्लम, कि क्या कभी उन्होंने लास्ट 3 ईयर्स में किसी इमोशनल प्रॉब्लम के लिए कोई हेल्प सॉर्ट करी है, मतलब प्रोफेशनल हेल्प, किसी प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से कभी कोई बात करी है, या फिर किसी फ्रेंड के पास गए हैं, या अपने किसी नोन बंदे के पास, या किसी फैमिली डॉक्टर के पास, किस तरीके से वो उन्होंने करा है, या तो प्रोफेशनल के पास गए हैं। मतलब ये पता करने के लिए पहला क्वेश्चन था कि क्या जब उनको कोई इमोशनल प्रॉब्लम आती है, इमोशनल टर्मोइल होता है, तो वो किसके पास जाना पसंद करते हैं, प्रोफेशनल्स के पास या अपने रिलेटिव्स के पास इनफॉर्मली। दूसरा उसमें यह भी पूछा गया था कि जब वो उन्होंने थेरेपी ली तो उसमें ड्यूरेशन कितनी थी, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी थेरेपी की। इस तरह का क्वेश्चनेयर था जो सर्वे किया गया था, इस मैगजीन ने किया था अपने सब्सक्राइबर्स रीडर्स के थ्रू। तो जो इस तरह की रिसर्च की गई थी इसके बारे में अभी कह रहे हैं कि हम जो इसका रिजल्ट आया वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो ये इन्होंने बताया कि ऐसी रिसर्चेज होती रही हैं ये पता करने के लिए कि कितनी इफेक्टिव होती हैं साइकोथेरेपीज। अब यहाँ पे इन्होंने एक बहुत ही शॉकिंग सी चीज बताई है जो एक बारी हैंस आइजैक ने बोला था। इन्होंने अपने पेपर में ये पब्लिश कर दिया था कि साइकोथेरेपी जो है वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं होती है। उन्होंने ये लिखा कि जो लोग थेरेपी लेते हैं और जो नहीं लेते वो दोनों ही धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाते हैं। जो थेरेपी लेते हैं वो तो इम्प्रूव होते हैं, इवन जो नहीं भी ट्रीटमेंट लेते हैं ना वो भी अपने आप धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं थेरेपी लेने का कोई फायदा ही नहीं है, लोग अपने आप ही ठीक हो रहे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी पब्लिश कर दिया था अपने पेपर में, जो कि बहुत ज्यादा शॉकिंग सी न्यूज थी सबके लिए। जितने भी वो साइकोलॉजिस्ट थे उस टाइम के साइकेट्रिस्ट थे उनके लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग था जब उन्होंने ये देखा कि इस तरीके से आइजैक ने अपने पेपर में लिखा हुआ है कि अबाउट द सेम प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन रिसीविंग नो ट्रीटमेंट ऑल्सो इम्प्रूव। तो जितने लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं जितने नहीं ले रहे वो दोनों ही इम्प्रूव हो जाते हैं एक टाइम के बाद। तो क्या ये कहना चाह रहे थे कि क्या मतलब ये कह रहे हैं कि जो साइकोथेरेपीज है उनका कोई पॉइंट नहीं है लेने का, जो लोग नहीं लेते वो भी ठीक हो जाते हैं। लेकिन बाद में ये भी इन्होंने फाइंड आउट किया कि आइजैक ने कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर दिया था प्रोपोर्शन। मतलब उन्होंने ये ओवर एस्टिमेट कर दिया था कि कितने लोग ठीक होते हैं और कितने नहीं होते हैं। तो उनकी जो मतलब एक तरीके से कंक्लूजन था वो एक्यूरेट नहीं था। अब मेनली बात ये आती है कि थेरेपी काम करती है, थेरेपी डज वर्क, थेरेपी से फर्क पड़ता है। डिपेंड किस चीज पे करता है, देखो एक तो वो होता है कि जो थेरेपी ले रहा है वो कितना इंप्रूव होना चाहता है, वो उसके अंदर कितनी विलिंगनेस है। जैसे होता है ना जब हम डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो वो डिसीज ठीक करने के लिए वो यही बोलता है कि आपके अंदर विलिंगनेस होनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस कितना है थेरेपिस्ट का, वो कितने टाइम से थेरेपी कर रहे हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं और कई बार तो ये भी मैटर नहीं करता क्योंकि जो नए थेरेपिस्ट होते हैं ना वो अपने एक तरीके से अपने आप को एफिशिएंट प्रूफ करने के लिए 100% अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं। तो इट डिपेंड्स कि कौन सी चीज पे आपका क्लिक हो जाता है और आपके ऊपर थेरेपी काम कर जाती है। इट डजेंट प्रोड्यूस इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीवन, सबके लिए थेरेपी काम नहीं करती है, बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं जो कि अभी मैंने आपको बताए। लेकिन ये कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी है जो हर एक थेरेपी के लिए कॉमन है। बेशक उनके रिजल्ट्स जो हैं वो अलग अलग आते हों, लेकिन एक चीज ये है कि वो सारी जो है उनसे थेरेपीज के थ्रू लोगों को हेल्प मिलती है। तो वो क्या कॉमन फीचर्स हैं सबके, पहला ये है कि सारी जितनी भी साइकोथेरेपीज हैं वो एक स्पेशल टाइप की सेटिंग्स में दी जाती हैं। वो सेटिंग्स क्या होती हैं कि जो क्लाइंट्स होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं अपने थेरेपिस्ट के साथ, एक क्लोज इंटरेक्शन होती है, 1 to 1 होती है जब तक कि ग्रुप थेरेपी ना हो। तो यूजुअली 1 to 1 ही होती है। प्रोफेशनली ट्रेंड होता है जो थेरेपिस्ट होता है, बहुत एम्पैथेटिक होता है, उसको एक सेटिंग क्रिएट करनी पड़ती है जिसमें बहुत एम्पैथी हो, पॉजिटिव रिगार्ड हो। तो ये सारी चीजें बहुत कॉमन है हर एक टाइप की थेरेपी में। तभी वो क्लाइंट जो है वो खुल के आता है अपने थेरेपिस्ट के सामने, उससे इंटरेक्ट करता है। जब उसको पूरे तरीके से ये चीज नजर आती है कि उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है, उसके साथ एम्पथाइज किया जा रहा है, तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है इंटरेक्ट करने की। उन्हें लगता है कि कोई उनकी प्रॉब्लम को जेन्युइनली सुन रहा है और उसको समझने की कोशिश कर रहा है उन्हीं के बेनिफिट के लिए। तो ये चीज कॉमन है सब थेरेपीज में जो हेल्प करती है।
और यही बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आज के टाइम पे जैसे किसी के पास टाइम नहीं है किसी की बात सुनने का, उसकी हेल्प करने का, बिना अपने बारे में सोचे। तो ये एनवायरनमेंट जो है बहुत हेल्प करता है उन लोगों को जो प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सारी थेरेपीज भी जो है वो एक इंडिविजुअल को एक्सप्लेनेशन देती है उनकी प्रॉब्लम के लिए, जो एक इंडिविजुअल अपने आप नहीं समझ पाता। थेरेपिस्ट जो है उसी की प्रॉब्लम्स के बारे में उसको एक्सप्लेन करता है, उसको समझाता है कि उसके पीछे के क्या कॉजेज हो सकते हैं। तो जो चीज़ का एक क्लू भी नहीं होता है उसको, जो क्लाइंट होता है उसको बिल्कुल पता नहीं होता है कि किस तरीके से वो छोटी छोटी चीज़ों की वजह से उतनी बड़ी प्रॉब्लम उसको कॉज हो रही है, उस चीज़ को हाईलाइट कर देता है थेरेपिस्ट, तो वो उसको बहुत हेल्प मिलती है उससे। थर्ड ये है कि कुछ थेरेपीज में कुछ होमवर्क दिया जाता है, जैसे अपने क्लाइंट्स को होमवर्क दे दिया जाता है कि आपने आज घर जाके ऐसे करना है, आपने बात करते टाइम ध्यान रखना है कि आप उसमें नेगेटिव वर्ड्स का यूज ना करो, आपने आज घर जाके ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, रिलैक्सिंग है, कुछ ना कुछ ऐसा काम दे दिया जाता है जिससे वो धीरे धीरे उसमें जब इन्वॉल्व होते हैं तो उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है और उससे हेल्प मिलती है। और फोर्थली ये है कि क्लाइंट्स को थेराप्यूटिक अलायंस जो होता है क्लाइंट और उसके बीच में, थेरेपिस्ट के बीच में, वो एक इमोशनल पावरफुल बॉन्ड की तरह काम करता है, इमोशनल बॉन्ड जिससे उस पर्सन को बहुत हेल्प मिलती है। जब आपका एक इमोशनल बॉन्ड बनता है किसी के साथ जिसमें रिस्पेक्ट होती है, ट्रस्ट होता है, तो वो चीज़ आपको बहुत साइकोलॉजिकली सपोर्ट करती है, मॉरल सपोर्ट करती है आपके हर डिसीजन में, आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो वो एक जो यहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है वो बहुत ही हेल्पफुल रहती है। चाहे कोई भी किसी भी तरह की थेरेपी हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, एक मॉरल सपोर्ट और एक इमोशनल सपोर्ट मिल जाती है। और ये सारे पॉइंट्स मिलजुल के क्या करते हैं, एक होप जनरेट करते हैं, हर किसी के अंदर एक होप आ जाती है कि मुझे कहीं ना कहीं से हेल्प मिल रही है। दूसरा, एक पर्सनल कंट्रोल उनके अंदर आने लगता है धीरे धीरे। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई कुछ फैक्टर्स की वजह से थेरेपी काम नहीं करेगी। ये सारी चीजें तो सारी थेरेपीज में कॉमन है, जो हमें कुछ परसेंट तो हेल्प कर ही देती है अपनी प्रॉब्लम से रिलीव होने के लिए। अब यहाँ पे कुछ कल्चरली सेंसिटिव साइकोथेरेपी की भी बात कर रहे हैं कि कई बार क्या होता है, कल्चर की वजह से भी बहुत फर्क आ जाता है, जो थेरेपिस्ट को पता होना बहुत जरूरी है, वरना उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे अफ्रीकन अमेरिकन को क्या है, स्किज़ोफ्रेनिया काफी ज्यादा उनके डायग्नोज किया जाता है, तो उस पर्टिकुलर कल्चर में ये बहुत कॉमन है। So are more African Americans are more likely to be diagnosed as schizophrenic and less likely to be diagnosed as showing effective mood disorders. तो यूरोपियंस में मूड डिसऑर्डर ज्यादा मिलता है, अफ्रीकन अमेरिकन में स्किज़ोफ्रेनिया। तो ये चीज की नॉलेज होनी चाहिए एक थेरेपिस्ट को, जब वो किसी अफ्रीकन अमेरिकन को अगर डायग्नोज कर रहा है तो ये ध्यान देना उसको पता हो कि वो किस चीज के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि जैसे दोनों का अगर कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है, थेरेपिस्ट अलग कल्चर को बिलोंग करता है, क्लाइंट बिल्कुल ही अलग कल्चर को बिलोंग करता है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से साइकोथेरेपी इफेक्टिवनेस नहीं हो पाती है, उसका जो ट्रीटमेंट है प्रॉपरली नहीं हो पाता है। और इसमें यह भी बताया हुआ है कि ज्यादातर जितनी भी साइकोथेरेपीज हैं वो यूरोपियन जो लोग हैं, डिसेंट के लोग हैं, उनके ऊपर रिसर्च करके बनाई गई है, तो मतलब उन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है। तो ये बहुत बड़ी एक डिसएडवांटेज है कि साइकोथेरेपीज जो है किन लोगों पे बेस्ड है, क्योंकि ये जितने भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्री रिसर्चर्स थे जिन्होंने साइकोथेरेपीज बनाई है, दे आर फ्रॉम यूरोपियन डिसेंट, तो उन्होंने अपने ही एरिया के ऑब्वियसली जब उन्होंने करी होगी तो ज्यादातर जो है यूरोप में ही जो लोग हैं उनके ऊपर ही रिसर्च करी गई होगी, जब इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं हो रहा था, तो ये एक प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए बाद में बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो कल्चर बायस से कल्चर फेयर में चेंज कर दिए गए थे ताकि दूसरे कल्चर्स में भी यूज करे जा सके। तो कंसर्न यहाँ पे क्या है कि जो थेरेपी है ना वो कल्चरली सेंसिटिव होनी चाहिए, मतलब दूसरे कल्चर के किसी पर्सन को अगर आप थेरेपी दे रहे हो तो आपको उसके ट्रेडिशंस और उसके कस्टम्स वगैरह की नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे एशियन कल्चर में ही है, अपने आप के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा, अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम या किसी भी प्राइवेट प्रॉब्लम के बारे में बात करना बहुत ज़्यादा लोग जो है उस चीज़ से हेजिटेट करते हैं। तो उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए थेरेपिस्ट को कि अगर वो किसी एशियन कल्चर के किसी भी लोगों को अगर ट्रीट कर रहा है तो वो उनसे किस तरीके से बात करे कि वो उसके ऊपर ट्रस्ट करके अपने बारे में बताना शुरू करे। ये क्योंकि एशियन पीपल इतने ज्यादा फ्रैंक नहीं होते हैं, इतने ज्यादा
फॉरवर्ड नहीं होते हैं जितने यूरोपियंस हो सकते हैं, वेस्टर्नर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे भी एक कल्चर का फर्क आ जाता है कि थेरेपिस्ट को नॉलेज हो कि वो जिस पर्सन को ट्रीट कर रहा है वो किस कल्चर का है, वहाँ के क्या ट्रेडिशंस हैं, क्या वैल्यूज हैं वहाँ की, वो किस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, किस चीज़ को नहीं देते हैं। फिर आगे चलते हैं, इसमें बात करेंगे कम्युनिटी साइकोलॉजी की। कम्युनिटी साइकोलॉजी के बारे में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है जब हम वो बुक पढ़ रहे थे अप्लाइड साइकोलॉजी। तो आप उसमें अगर देखेंगे मेरी वीडियोस में अप्लाइड साइकोलॉजी की बाय समर स्वैन, उसमें आपको इसके ऊपर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बट स्टिल यहाँ पे भी इसको कवर कर रहे हैं तो इसको दोबारा हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो कम्युनिटी साइकोलॉजी या कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स कब आए थे? जैसे शुरू शुरू में लोगों को असाइलम्स में, हॉस्पिटल्स में, ऐसी जगहों पे ज़बरदस्ती रखा जाता था जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स थी या मेंटल डिसऑर्डर्स थे जिनमें, उनको लोग जो अपने घरों में नहीं रखते थे उनको ज़बरदस्ती ऐसी जगहों पे रख दिया जाता था जहाँ पे उनके साथ बहुत गलत तरीके से ट्रीट भी होता करते थे और उनका ध्यान भी रखने के लिए कोई प्रॉपरली नहीं होता था। तो इससे क्या होता था, बाद में देखा गया कि और ज़्यादा ही मेंटल प्रॉब्लम्स होने लग गई लोगों को, मतलब वो ठीक होने की बजाय और ज़्यादा, क्योंकि एक तो आप घर से बाहर हो, वहाँ पे कोई आपकी सपोर्ट के लिए नहीं है, कोई आपके फैमिलियर नहीं है, सब एक जैसे लोग हैं, सारे वहाँ पे वही हैं जो मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, कोई आपको इमोशनली सपोर्ट करने के लिए नहीं है, तो उससे ना और डिटीरियोरेट हो जाती थी कंडीशन। और वहाँ पे ढंग से खाना पीना कोई नहीं देखता था कि कोई उनको देख रहा है कि उन्होंने रोज ढंग से खाया है या नहीं, या रोज उन्होंने कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी करी है या नहीं। तो क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत ही गलत तरीके से की जाती थी, इसलिए इन सब चीज़ों से वो ठीक होने की बजाय लाइफ टाइम उस जगह पे रह जाते थे और कभी वो इम्प्रूव नहीं हो पाते थे। अब बाद में जब कम्युनिटी मेंटल हेल्थ मूवमेंट शुरू हुई तो वहाँ पे इस चीज़ के बारे में बात करी गई कि जिनको भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनको लोकल कम्युनिटी में ही रखा जाए, रेदर देन कहीं दूर किसी हॉस्पिटल या मेंटल असाइलम में। तो ये कम्युनिटी मेंटल हेल्थ मूवमेंट की वजह से ही यूएस में जो है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर जो स्टार्ट हुए थे, और तभी कम्युनिटी साइकोलॉजी का जो है वो भी शुरुआत हुई थी। तो ये क्या चीज़ होती है कम्युनिटी साइकोलॉजी? एक सब फील्ड है साइकोलॉजी की जो प्रमोट करती है मेंटल हेल्थ को पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए, एंड देन कम्युनिटी में लोगों को रखने के लिए, ना कि कम्युनिटी से बिल्कुल ही बाहर करके। तो कम्युनिटी साइकोलॉजी जो है ये प्रेफर करती है कि जो उनके जो क्लाइंट्स हैं या जो भी जिनको प्रॉब्लम है वो सारे उन्हीं लोगों के बीच में रहें जो उनकी केयर करते हैं, रेदर देन उनको कहीं ऐसी जगह अकेले छोड़ दिया जाए जहाँ पे उनकी केयर करने वाला कोई नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनको वहाँ पे बहुत जो है ट्रीट जो है ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ और ज़्यादा डिटीरियोरेट करती है हेल्थ को। तो कम्युनिटी मेंटल हेल्थ मूवमेंट के काफ़ी बेनिफिशियल इफ़ेक्ट्स आए थे इस मूवमेंट के, और उसकी वजह से काफ़ी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स भी ओपन अप हुए, कम्युनिटी साइकोलॉजी की एक नई फील्ड भी बहुत ज़्यादा प्रमोट हुई थी। अब यहाँ पे ये कहते हैं कम्युनिटी साइकोलॉजी है ना जो इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को ध्यान में लेके चलती है। इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का मतलब है कि वो ये मानते हैं कि जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे एनवायरनमेंट की वजह से ही है, चाहे वो सोशल एनवायरनमेंट हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे फिजिकल एनवायरनमेंट हो। जैसे पॉवर्टी हो गई, डिसइंटीग्रेटेड कम्युनिटीज हो गई, पुअर स्कूल्स हो गए, तो हमारे आसपास की जो भी कंडीशंस हैं उसी की वजह से हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये इकोलॉजी में जो चल रहा है रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड हिज एनवायरनमेंट, उसकी उसमें जब डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं तो मेंटल प्रॉब्लम्स होना शुरू होती है। इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर शुड इन्वॉल्व एफर्ट्स टू चेंज द सोशल सिस्टम। तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या करना है, सोशल सिस्टम को चेंज करना है जहाँ पे लोग रह रहे हैं, सिर्फ लोगों को नहीं, उनके आसपास की चीज़ों को, उनके सोशल एनवायरनमेंट को, इकोनॉमिक और फिजिकल एनवायरनमेंट को भी बदलना ज़रूरी है। एंड देन इट टॉक्स अबाउट प्रिवेंशन। प्रिवेंशन का मतलब पहले से ही प्रिवेंट करना कि ऐसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो डेवलप ही ना हो। तो पहली बात ये ध्यान रखना कि डेवलप ना हो, और अगर हो जाते हैं तो उसकी ट्रीटमेंट करना। तो इसमें 3 टाइप की प्रिवेंशन है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रिवेंशन जो है वो प्राइमरी प्रिवेंशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि प्रिवेंट करें प्रॉब्लम्स हो ही ना।
तो प्रॉब्लम्स किसी में ना डेवलप हो उसके लिए पॉजिटिव चीज़ों को एनकरेज किया जाता है और नेगेटिव फैक्टर्स को रिड्यूस किया जाता है। तो जैसे कि एनकरेज किया जाता है कि सिक्योर अटैचमेंट्स हो आपस में लोगों की फैमिली में, वायलेंस ना हो फैमिली में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सिखाए जाते हैं और स्ट्रेस कैसे कोप करा जाता है, कैसे डील करा जाता है अपने डे टू डे स्ट्रेस के साथ, एम्पावरमेंट को प्रमोट किया जाता है। तो पॉजिटिव चीज़ों को एनकरेज किया जाता है और नेगेटिव थिंकिंग को और नेगेटिव इरेशनल थॉट्स को डिस्करेज किया जाता है। तो इसमें कोशिश यही रहती है, पहला स्टेप होता है कि प्रिवेंट कर रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम डेवलप नहीं होनी चाहिए। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या करते हैं, जो लोग ऑलरेडी इस किसी ना किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं उसको जल्दी डिटेक्ट करने की कोशिश की जाए कि लेट ना हो, क्योंकि जितना लेट होगा उतना प्रॉब्लम और ज़्यादा क्रूशियल होती जाएगी और क्रिटिकल होती जाएगी, मुश्किल हो जाएगा उसको ठीक करना। तो जो रिस्क फैक्टर्स, जो भी रिस्क है जिनको भी डेवलप होने का डिसऑर्डर्स, या जो ऐसे एनवायरनमेंट को बिलोंग करते हैं जहाँ पे चांसेस हैं जेनेटिकली एनवायरमेंटली किसी के अंदर पूरी प्रॉब्लम्स डेवलप होने की लेटर ऑन स्टेज पे, तो उसको जल्दी डिटेक्ट करना। तो जैसे जो जुविनाइल ऑफेंडर्स होते हैं जो ऐसे रूरल एरियाज में या स्मॉल उसमें रह रहे होते हैं जहाँ पे पॉवर्टी और इलिटरेसी इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, उन लोगों के उनमें जो है डायग्नोसिस वगैरह रेगुलर कहते हैं ना, डायग्नोस करना है या रेगुलर चेकअप होते रहना है कि उनके अंदर कोई इस तरह के फैक्टर्स ना नजर आ रहे हो जो सिम्टम्स हो किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर के। तो अगर ऐसा कुछ है तो उसको जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए। फिर उसके बाद थर्ड टाइप ऑफ प्रिवेंशन आ जाती है टर्शियरी प्रिवेंशन, जहाँ पे क्या होता है कि जो लोग ऑलरेडी जिनको बहुत डैमेज हो चुका है डिसऑर्डर से, काफ़ी टाइम से सफ़र कर रहे हैं और यानी कि ठीक नहीं हो सकते हैं, तो उनके अंदर जो है उस चीज़ का जो नुकसान हो रहा है उसको थोड़ा कम किया जा सके। तो यहीं पे कम्युनिटी साइकोलॉजिस्ट का काम आता है कि वो ऐसे लोगों की जो ट्रीटमेंट है या ट्रेनिंग है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ही हो, वो अपनी फैमिली के पास ही रहें, वहाँ पे स्टाफ हो जो उनका रेगुलर ध्यान रखने के लिए, केयर के लिए हो, तो उनका ध्यान जो है वो बहुत अच्छे से रखा जाए। इसका ये गोल होता है टर्शरी प्रिवेंशन का, कि जो ऑलरेडी इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं उनको किस तरीके से केयर की जाए उनकी, और उनकी ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही पॉजिटिव तरीके से हो, मतलब बहुत प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में हो और वहाँ पे उनको स्किल भी सिखाए जाएं जिससे वो अपनी लाइफ इंडिपेंडेंटली अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं उनको कर सकें। तो यहाँ पे सफरिंग को कम करने की कोशिश की जाती है जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, मेनली ये है। फिर लीगल और एथिकल इश्यूज के ऊपर बात करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब जैसे यहाँ पे इन्होंने एक स्टोरी बता के आपसे पूछा हुआ है कि सपोज आप एक थेरेपिस्ट और आपका कोई क्लाइंट आपको आके बोलता है कि कल मैं किसी का मर्डर करने वाला हूँ। अब जैसे कि हमने पढ़ा है एथिकल इश्यूज में कि जो हमारे जो क्लाइंट के एथिकल राइट्स होते हैं कि वो जो भी अपने थेरेपिस्ट को बताएगा वो कॉन्फिडेंशियल होगा और थेरेपिस्ट कहीं लीक नहीं कर सकता वो बात। अब अगर उसने बताया कि मैं कल को जाके उसका मर्डर करने वाला हूँ जो मुझे परेशान करता है, तो क्या थेरेपिस्ट को ये चीज़ पुलिस को या उस पर्सन को बतानी चाहिए जिसकी जान खतरे में है? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू आ जाता है कि जो हमें बताया जाता है कि इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखनी चाहिए, तो उस केस में हमारे लिए क्या एथिकल है? क्या हमें वो इंफॉर्मेशन जिसकी वजह से कल को किसी की जान भी जा सकती है वो इंफॉर्मेशन लीक कर देनी चाहिए या फिर उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए, क्योंकि हमारे थेरेपिस्ट का और जो हमने एक बार ओथ ली होती है जब भी हम शुरू करते हैं अपने इस पर्टिकुलर प्रोफेशन को कि जो भी हम अपने क्लाइंट से डिस्कस करेंगे वो कॉन्फिडेंशियल होगा, तो क्या हम उस ओथ को ब्रेक कर दें, क्या हम ये चीज़ बता दें जाके पुलिस को या उस पर्सन को? तो ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है एक थेरेपिस्ट के लिए जब इस तरह का कोई पेशेंट उसके सामने आता है। दूसरा इशू जो यहाँ बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा क्लाइंट है जिसको एक थेरेपिस्ट कह सकता है कि इसको हॉस्पिटलाइज किया जाए या इसको हॉस्पिटल में रखा जाए और कम्युनिटी में अपने घर में ना छोड़ा जाए। तो कितना सीरियस कंडीशन होनी चाहिए उस क्लाइंट की कि उसको आप कह सको कि आप घर में नहीं रह सकते, आपको हॉस्पिटल में जाके रहना पड़ेगा जब तक आप ट्रीट नहीं हो जाते, असाइलम में जाके रहना पड़ेगा। या फिर
क्या उस क्लाइंट को राइट है, उसको हक है कि वो मना कर दे कि मुझे ट्रीटमेंट नहीं लेनी है? क्या किसी ऐसे क्लाइंट को जिसको मेंटल डिसऑर्डर है उसके पास एक राइट होना चाहिए कि वो ट्रीटमेंट ना ले, क्योंकि वो अपने लिए और दूसरों के लिए, सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसको क्या डिसऑर्डर है। तो पहले शुरू में क्या होता था कि 1960s तक की बात बता रहे हैं, उस टाइम पे क्या होता था कि अगर फिजिशियन कहता था कि हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड है तो हॉस्पिटल में भेज दिया जाता था, जिसको बोलते थे सिविल कमिटमेंट। फिर लेट 1960 में क्या हुआ, थोड़ी सी ओपिनियन लोगों की चेंज होने लगी, एंड उसमें ये बोला गया कि अगर ज़्यादा ही सीवियर मेंटल इलनेस है या ज़्यादा ही रिस्क है दूसरों के लिए तो ही उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए। वहाँ पे भी एनवायरनमेंट ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब हर किसी चीज़ की रोक टोक नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, मतलब जहाँ कम से कम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हो। फिर उसके बाद इसके बाद बहुत सारे रूल्स चेंज हुए, बहुत सारी मतलब इस पर रिसर्चेज हुई कि क्या चीज़ ठीक है क्लाइंट के लिए, क्या चीज़ अच्छी है, क्या खराब है, हमें उन्हें किस तरीके से ट्रीट करना चाहिए, हमें उनको ज़बरदस्ती करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसके ऊपर चेंजेस होते रहे थे इन सब डिसीजंस के ऊपर। लेकिन ये देखा गया कि मान लो सपोज अगर जैसे ये है कि बोल रहे हैं लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, मतलब आप उनको ज़बरदस्ती नहीं भेज सकते हॉस्पिटल में। तो क्या होता है ऐसे क्लाइंट्स के साथ, बाद में भी यही होता है कि उनको घर से निकाल दिया जाता है, क्योंकि धीरे धीरे उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। वो सड़कों पे घूम रहे होते हैं और वो उनको पता नहीं होता है कि वो किस हालत में है, कई बार तो वो ना खा पीने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता है, तो वो और ज़्यादा सफ़र करने लग जाते हैं, जितना हॉस्पिटल में होंगे उससे कई ज़्यादा वो सफ़र ऐसे कर रहे होते हैं जब उन्हें हर जगह से रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो बाद में इसीलिए ये चीज़ जो चेंज करी गई, बाद में दोबारा ये बोला गया कि अगर एक फिजिशियन को लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो अपना ध्यान नहीं रख सकता है इंडिपेंडेंटली, या वो किसी के ऊपर डेंजर अगर अपने लिए या किसी के लिए डेंजरस हो सकता है, तो उसको हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है। मतलब ये एक साइकोलॉजिस्ट डिसाइड कर सकता है कि वो पर्टिकुलर जो क्लाइंट है वो कहाँ रहेगा, वो हॉस्पिटल में उसको भेजा जाएगा या वो अपनी कम्युनिटी में भी रह सकता है। तो इस तरीके से, और आउट पेशेंट केयर का भी एक ऑप्शन रख दिया गया है कि वो डेली आएगा और अपना जो ट्रीटमेंट है वो रेगुलरली डेली बेसिस पे आके डॉक्टर को ट्रीटमेंट करवाएगा डॉक्टर से, और फॉलो अप चेकअप्स होंगे सारे। तो इस तरीके से चेंजेस होते रहे। बात यही आती है कि क्या इंडिविजुअल के पास अभी भी राइट है कि वो रिफ्यूज कर दे कि उसे ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। बट ये स्टिल देखा गया ना कि अगर आप कन्विंस कर दो अपने क्लाइंट्स को, पेशेंट्स को, कि जो उनकी प्रॉब्लम है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है, कल को वो अपने लिए और दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं, तो बहुत कम ऐसे पेशेंट होते हैं जो रिफ्यूज़ करते हैं अपनी ट्रीटमेंट। मतलब अबाउट 10% ये कह रहे हैं कि बहुत ही कम ऐसे पेशेंट्स होते हैं जब इनको पता चल जाए कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है बहुत सीरियस, तो वो मना कर दे अपने आप को ट्रीट करने के लिए। और जहाँ तक रही उस वो वाली प्रॉब्लम की बात कि क्या हमें कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रेक कर देना चाहिए, तो वहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर स्टिल अगर साइकोलॉजिस्ट को लगता है कि जो बात उसके क्लाइंट ने उसे बताई है उस बात से किसी की जान को या उस पर्टिकुलर क्लाइंट को खुद को खतरा है, तो ये मॉरली और एथिकली करेक्ट है कि आप जाके पुलिस को या उस पर्सन को इन्फॉर्म करो जिसके लिए वो बात कही गई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा थेरेपिस्ट की जजमेंट पे डिपेंड करता है कि वो उसकी बात को कैसे एनालाइज कर रहा है, कि वो कितना सीरियसली उसको बोल रहा है, वो कितना इमोशनली इन्वॉल्व होके वो बात को बोल रहा है। लास्टली ये कह रहे हैं कि एक और एथिकल इशू होता है कि जो क्लाइंट है और थेरेपिस्ट है ना, उनके बीच में किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब थेरेपी खत्म होने के 2 साल बाद तक भी उनके बीच में कोई रोमांटिक या किसी भी तरह का रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द रिलेशन ऑफ अ थेरेपिस्ट एंड अ क्लाइंट। तो मतलब एक रिलेशनशिप में जो आपस में, चाहे वो सेक्सुअल रिलेशनशिप हो, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो फ्रेंडशिप भी हो, इस तरह का कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, जो थेरेपिस्ट होता है ना उसकी थिंकिंग बायस हो जाती है, वो फिर ऑब्जेक्टिवली नहीं सोच पाता है, और वो कॉन्फिडेंशियलिटी खत्म हो जाती है, ऑब्जेक्टिविटी खत्म हो जाती है अगर वो अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है। और उसके बाद ट्रांसफेरेंस है, जैसे ट्रांसफेरेंस की बात करी थी। ट्रांसफेरेंस में क्या होता है कि कई बार क्लाइंट ना अपने थेरेपिस्ट पे से ही अट्रैक्ट होना शुरू कर देता है, क्योंकि वो उसके अंदर दूसरे की फीलिंग्स प्रोजेक्ट करता है, अपनी फीलिंग्स दूसरे के लिए जो होती है वो प्रोजेक्ट करना शुरू कर देता है।
तो इस केस में थेरेपिस्ट को ध्यान रखना है कि वो काउंटर ट्रांसफेरेंस ना होने दे। तो ये भी एक एथिकल इशू आ जाता है, जहाँ पे ये कहा जाता है कि एक क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में सिवाय एक प्रोफेशनल जो रिलेशन है क्लाइंट और थेरेपिस्ट का, उसके अलावा और कोई इंटीमेट रिलेशन नहीं होना चाहिए। और मिनिमम मतलब 2 years का इन्होंने बताया है कि थेरेपी खत्म हो गई है उसके 2 साल तक एटलीस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये एथिकल इश्यूज यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। उसके बाद आपका ये चैप्टर भी फिनिश है। नेक्स्ट जो हम वीडियो में स्टार्ट करेंगे, जो लास्ट चैप्टर है इसका 16 सोशल थॉट एंड सोशल बिहेवियर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।